नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जितना इजी समय मुझे ये बोलने में लगा है उतना ही इजीली ये समय गुजर भी जाएगा। आपको पता होगा 2026 में 28 मई से आपके एग्जाम शुरू हैं एम्स पैरामेडिकल एंड 10 जून के आसपास आपके बीएससी नर्सिंग के एग्जाम हैं। इसका मतलब हमारे पास गिना चुना समय है जो हम हमारे हाथों यानी हमारे फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। तो किस तरीके से प्रिपरेशन करें और ऐसी प्रिपरेशन करें कि हम एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो, हम एग्जाम को क्रैक करें विद द बेस्ट रैंक। कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे लगातार कमेंट सेक्शन में देखने को मिली, चाहे फिर वो मेरे इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो या यूट्यूब के इस कमेंट सेगमेंट में हो, तो मुझे लगा कि यार बच्चों के साथ में बात करनी चाहिए कि इस लास्ट समय में कैसे हमारे एग्जाम को क्रैक करें, और वो भी उस एग्जाम को जिसका इंडिया लेवल पे एक नाम है। हर बच्ची का सपना है कि यार मैं एम्स बीएससी नर्सिंग करूं, हर बच्चा चाहता है कि यार मैं एम्स पैरामेडिकल में चला जाऊं। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं, हम इस समय में क्या उन चीज़ों में सुधार कर सकते हैं या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारा सिलेक्शन निकल जाए। मोस्ट वेलकम है सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर, आपका साथी, आपका बड़ा भाई 2017 से लाखों बच्चों को मेंटोर कर रहा हूं एंड नाउ इट्स योर टर्न कि आप उस की को जानो जो एक टॉपर सबसे छुपा के रखता है और कहीं ना कहीं आपके सामने आने से बचता है कि यार मैंने अगर वो चीज़ बता दी तो वो मुझसे आगे निकल जाएगा, बट मेरे लिए तो सारे बच्चे इक्वल हैं। तो क्यों ना हम वो टॉपर बन जाएं। और एम्स में सिलेक्शन अपने आप में टॉपर है, बिकॉज एम्स कोई सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट नाम की चीज़ तो है नहीं, एम्स गवर्नमेंट है और एम्स एम्स है। बात करेंगे सबसे पहले एग्जाम को क्रैक करने को लेके। एग्जाम को क्रैक करने का मतलब होता है आप सिलेक्शन लें, लेकिन ये सिलेक्शन एक अच्छी रैंक के साथ लें। यानी अगर इसमें रैंक का तड़का लग जाए तो मज़ा आ जाएगा। और रैंक का मतलब हमारे पास एम्स में सीटें कितनी हैं, बीएससी नर्सिंग के लिए 1291 सीट है। यानी अप्रॉक्सीमेट अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपको 3,500 रैंक लानी पड़ेगी, और 3 लाख बच्चों में से 3,000 रैंक लाना अपने आप में एक टॉपर है। किस तरीके से ला सकते हैं उसमें हेल्प करता है हमारी ये टेलीग्राम चैनल, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको करवाने जा रहा हूँ ढेरों सारे एमसीक्यूज़, ढेरों सारी पीडीएफ फाइल, ढेरों सारे नोट्स मैं आपको यहाँ अवेलेबल करवा रहा हूँ। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो इनका बेनिफिट उठा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं आप लोगों को जे अकेडमी की इस एप्लीकेशन के ऊपर हर संडे, आज संडे है, आज आपको एक टेस्ट मिल रहा है, इस टेस्ट को दे सकते हो। ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे आप अपनी भैंस के बारे में पता कर सकते हो कि वो कितने पानी में। भाई अगर हमारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, 70 के आसपास आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी प्रिपरेशन सही चल रही है अभी इस समय। इसको बस और अच्छा कर लेते हैं, 90 प्लस तक लेके चले जाते हैं। अब कैसे लेके जानी है इस प्रिपरेशन को? सबसे पहली चीज, मिड सेशन आ चुका है, करीब करीब मई में एग्जाम हुआ था हमारा। अब आधा साल गुजर चुका है, हम अभी तक काउंसलिंग में लगे थे, नीट की तैयारी में लगे थे। अब हमें लगा नहीं बाबा, अब अपने बस का नहीं है, अपन तो अपन एम्स की तैयारी करेगा। तो जब एम्स की तैयारी करने का थॉट आ ही चुका है मिड सेशन के अंदर, तो कैसे हम एम्स 2026 को एग्जाम को सेलेक्ट करें, उसकी क्या स्टडी प्लान है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हम एग्जाम को बेहतर तरीके से क्रैक कर पाएं, क्या इफेक्टिव मेथड होना चाहिए जिससे एग्जाम निकल जाए, और क्या ढेरों सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं एम्स एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहली चीज, आप ये कहना छोड़ दो, क्योंकि अक्सर जब भी मैं बच्चों से बात करता हूं वो एक चीज बोलते हैं, भैया मेरा तो सब कुछ जीरो है। अरे नहीं है भाई तुम्हारा जीरो, नहीं है तुम्हारा जीरो। क्यों? तुम एम्स की तैयारी कर रहे हो, जीरो अब जीरो कहता है वो आदमी पागल है। क्यों? आप सोचो, नवंबर में हो आप नवंबर में हो। अगर यही स्टेटमेंट आप मुझे बोलते ना मार्च में, यही स्टेटमेंट आप मुझे मई में बोलते तो मैं सोचता। क्यों? क्योंकि आपने जस्ट 12 दिया था, आपको पता ही नहीं है। आज आप नवंबर में हो, मैं मान के चलूं कि आपने मार्च में बोर्ड एग्जाम दिया था 2025 में ही, तो अभी तक क्या कर रहे थे आप? कुछ तो कर रहे, चाहे नीट की तैयारी या काउंसलिंग में बिजी। इसका मतलब जीरो तो नहीं हो, भले ही आप 10% हो, लेकिन जीरो तो नहीं हो। पहला तो ये कहना छोड़ो। दूसरी बात, हर स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी सेम फंडामेंटल नॉलेज रखता है। आपने देखा होगा, मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे, जैसे अगर मैं लास्ट की बात करूं, शिवानी नाम की एक बच्ची जिसका जो बिहार से थी, मैंने आप लोगों के साथ स्टोरी भी शेयर कर रखी है कि 2022 के अंदर उस बच्ची का स्कोर आया था 579, और उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से 2023 में उसने दोबारा एग्जाम दिया नीट का, तो उसका स्कोर आया 480। 100 मार्क्स का डिक्रीमेंट हुआ है यहाँ एक साल देने के बावजूद। रीजन
ओवर कॉन्फिडेंस से स्टडी छोड़ी, मैं तो लास्ट टाइम में पढ़ लूंगी, मैं तो बस एमसीक्यू कर लूंगी, मैं तो बस मॉक टेस्ट दे लूंगी, अब मुझे बेसिक फंडामेंटल करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये मार्क्स आया क्यों ऐसा? क्या उसने पढ़ाई नहीं की थी? उसने फंडामेंटल को टच नहीं किया, उस वजह से उसके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग बढ़ गई। और आपको बताते हुए हैरानी होगी, 37 क्वेश्चन उसने नेगेटिव किए हैं, 37 क्वेश्चन। अब आप सोचो 37 क्वेश्चन मायने रखता है एग्जामिनेशन के अंदर। अब आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये गलतियां नहीं करनी है। अब सबसे पहली चीज, आपको इन 3 चीजों पे फोकस करना है। अगर आप इन 3 चीजों पे फोकस करो, जिसमें आपका कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और आपका प्रॉपर एक सेलेक्टिव स्टडी रिसोर्स आ जाता है। आपने कई बार सुना होगा, मैं कोई चीज हमेशा आपको बोलता हूं, ब्रूस ली की कहानी। ब्रूस ली हमेशा एक चीज बोलते हैं, मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जो 10,000 अलग अलग पंच मार सकता है, क्योंकि उतने तो मेरे को नहीं आते, बट फिर भी मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता। बट मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसे एक ही पंच मारना आता हो, लेकिन उसने उस पंच की 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखी है। क्यों? क्योंकि उतनी प्रैक्टिस मैंने किसी पंच की नहीं की है, तो उस इंसान से डर लगता है। सिमिलरली, आप किसी एक ही स्टडी रिसोर्स को पढ़ो, इस एक किताब को 10 बार पढ़ो, बजाय इसके कि 10 किताबों को एक बार पढ़ो। ये ज्यादा इफेक्टिव मेथड है आपका। तो बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट 6th मंथ के लिए, ये कोई छोटा समय नहीं है, नेक्स्ट 6 महीने। आप सोचो आपकी लाइफ में हुआ होगा जब आपने बोर्ड एग्जाम दिया होगा, यार 5 दिन और मिल जाते ना, सच में फिजिक्स में नंबर आ जाते मेरे यार। ये स्टेटमेंट कितनी बार बोला आपने? सोचो यार, 2 दिन और मिल जाते तो मैं बहुत अच्छा कर लेती यार। आज आपके पास में 6 महीने पड़े हैं। इट्स नॉट अ शॉर्ट टाइम, ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप एग्जाम निकाल सकते हो, इनफ टाइम है। ये कोई शॉर्ट टाइम नहीं है। बस आप अपनी गलतियों से सीख जाओगे, यूं नहीं कि गलतियां दोबारा करें हम, क्योंकि समय आपके पास में उतना ही है। आज भी लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनको दोबारा मौका नहीं मिल रहा है। आप अभी खुद हो सकता है काउंसलिंग से आए हो, आप खुद हो सकता है घर वालों से लड़े हो कि पापा एक मौका और दे दो, बस मैं एग्जाम में निकाल के दिखाऊंगी आपको। लड़े हो ना? तो फिर इन चीजों से कैसे डरना आपको? तो ये चीजें आपको खास तौर से ध्यान रखनी है। आगे अगर हम बात करें जनरली प्रिपरेशन करते हुए, तो अक्सर बच्चा जो है वो ये सोचता है कि यार मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, लेकिन रियलिटी कुछ और निकल के बाहर आती है। आप चीज़ों को प्रोकास्टिनेट तो करते ही करते हो, लेकिन जब आपके पास समय होता है कि आप टू डू लिस्ट बनाओ, प्रॉपर सोचो, थिंकिंग करो, उस वक्त आप थिंकिंग इतनी ज़्यादा कर लेते हो कि उसको हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। और रियलिज्म एंड फाउंडेशन जो कंसिस्टेंसी है, ये बहुत मैटर करती है। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं, आपने भी बनाया होगा, और ये टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता, हर रोज़ नया टाइम टेबल बनता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि आप उस टाइम टेबल के अंदर वो चीज़ें लिख देते हो जो आपके करने की कैपेबिलिटी अभी आप में नहीं है। इट मीन्स हम जितना कर सकते हैं उससे कई गुना ज़्यादा कर देते हैं ओवर थिंकिंग के चक्कर में। सिंपली आप ध्यान रखना, आप टाइम टेबल, बेसिक सा टाइम टेबल बनाओ। एक हमेशा जब भी आपको टाइम टेबल बनाना हो, आप एक बेसिक टाइम टेबल बनाइए जिसमें सब इतना मेंशन हो कि मुझे आज फिजिक्स करनी है, केमिस्ट्री करनी है, बायो करनी है, या तीनों करना है, और कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स करने हैं। सिर्फ ये चीज़ अगर आप मेंशन करोगे तो आप यकीन मानो चीज़ों को बेहतर ढंग से करोगे। और इसमें आप एक चीज़ करो, टाइम बाउंड। आप अपने दिन को 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर दो, जितना आपके सब्जेक्ट है उस हिसाब से। मान लो कि 12 बजे तक मुझे बायो के एक चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, फिर शाम 4 बजे तक मुझे एक और चैप्टर कंप्लीट करना है फिजिक्स का, फिर रात में सोने से पहले मुझे एक चैप्टर और कंप्लीट करना है केमिस्ट्री का। इस पैटर्न पे अगर आप चलोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाओगे, क्योंकि आपके पास में हर एक चीज़ की एक डेडलाइन होगी। आप क्या करते हो, लंबा चौड़ा टाइम टेबल बना लेते हो, उसमें से एक चीज़ भी अगर फॉलो नहीं हो पाती तो फिर हम डाउन कर जाते हैं। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप हमेशा, मैंने अक्सर बच्चों को देखा है, मुझसे पूछते हैं भैया अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो कितने घंटे पढ़ना होगा? दिस इज नॉट अ करेक्ट क्वेश्चन। अगर घंटों से ही सिलेक्शन होता होता तो मुझे लगता है हर बच्चा जो मेहनती होता है, जो हार्ड वर्क करता है, उसका सिलेक्शन होता है। नहीं, अब सिलेक्शन उसका होता है जो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करता है। तो यार घंटों से सिलेक्शन नहीं होता, आप बस अपने स्टडी को ग्रेजुअली प्रोग्रेस में रखो। हर रोज कोशिश करो कि आज मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूं तो इससे 1 नंबर मेरा बढ़ जाएगा। फिर एक एक नंबर करके अगर आप बटोरते चलोगे तो आप अपने सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। अमूमन अगर मैं बात करूं, आप 8 घंटे अगर पढ़ते हो और धीरे धीरे बढ़ाओ इसको, पहले शुरुआत में 3 घंटे, फिर 4, 5, इसको धीरे धीरे करते आप 8 घंटे लेके जाओ। और 8 घंटे अगर आप पढ़ते हो विद द क्लासेस, विद द सेल्फ स्टडी, तो चीजें नो डाउट आपके लिए बहुत अच्छी होगी। अब सबसे पहले चीज आपको यहाँ पे एक रूल अपनाना है, नेवर डबल योर स्टडी लोड ओवरनाइट।
आपको लोड को बढ़ाना नहीं है एक ही रात में कि यार यार इतना छूट गया, मैं कल 16 घंटे पढ़ूंगा। नहीं, अगर आपने कल 16 घंटे में मान भी लूं पढ़ लिया, तो आप आगे आने वाले 3 दिनों के लिए एग्जॉस्ट हो जाओगे। यार अब नहीं हो रहा, कुछ घुस ही नहीं रहा दिमाग में। ये चीज मत करना। आपको ओवरनाइट कुछ चीजें चेंज नहीं करनी है, धीरे धीरे करनी है। अपने टाइम को 20-30% अपने प्रीवियस डे से बढ़ाते चलो। आज 1 घंटा, कल 2 घंटे, परसों 3 घंटे, नरसों 4 घंटे। इस तरीके से कम 10 दिन बाद में तो आप 10 घंटों पे आ जाओगे। लेकिन 10 दिन का समय लोगे तो वो चीजें हमेशा आपके फ्लो में बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट हम बात करें रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग, अभी रिड्यूसिंग क्या है आपके पास में? सबसे पहली बात, अक्सर बच्चा क्या करता है, रिवीजन के लिए टाइम नहीं निकालता। और हमेशा मैं अपनी चीजों में कहता हूं कि एक बच्चे का सिलेक्शन इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उसने अपना सिलेबस कंप्लीट किया है। सिलेक्शन के 2 ही पिलर है। पहला पिलर है प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। अगर आपने रिवीजन के लिए टाइम निकाल रखा है, रिवीजन किया है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये दोनों चीजें सिलेक्शन के लिए है, लेकिन अब कुछ बच्चे रैंक भी लेके आते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कितने टाइम्स की है, कितनी बार प्रैक्टिस की है, कितनी बार रिवीजन किया है। ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आप सिलेक्शन निकालोगे। लेकिन कम से कम अमूमन 5 बार आपको ये चीजें रखनी चाहिए। मतलब 5 टाइम्स आप किसी सब्जेक्ट को रिवाइज करोगे तो अपने आप आपके दिमाग में चीजें सेटल होने लग जाएगी, इतने लेवल पे कि आप कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं करोगे। हमेशा आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। जैसे कि आप क्या करते हो, यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़ा, लिविंग वर्ड को 20 बार पढ़ लिया और फिर नए चैप्टर्स पढ़ने की बजाय, तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। अगर आपको लगता है कि यार ये टॉपिक मेरे को आता है, तो उसको बार बार मत पढ़ो, फिर उसके एमसीक्यूज लगाओ। उससे आपको पता चलेगा कि उस टॉपिक को सच में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर आपको सब कुछ आता है तब भी उसको टॉपिक से उतने ही क्वेश्चन आने हैं, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलना नहीं है। तो इन चीजों का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपको कि आपकी रिसोर्स और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि एक ही किताब को अगर आप 10 बार पढ़ोगे वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बायोलॉजी केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी आपको समझ में नहीं आ रही तो ये किताबें आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर रखी है, एकदम ईजी कर रखी है। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, हर एक चीज़ आपके लिए बहुत आसान कर रखी है हमने। आप इनको पढ़ सकते हो। इन चीज़ों के अलावा आपको फिजिक्स के अंदर बात करें तो फिजिक्स में भी बच्चा एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते लगता है यार एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी समझ में नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं है। आपकी फिजिक्स की किताबों में बहुत ईजी करके आपको इस चीज़ों को समझाया गया है शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में। इन किताबों का रिव्यूज़ आप देख सकते हैं, इन किताबों के अंदर का कंटेंट आप देख सकते हैं। तो चीज़ें आपके लिए आसान है। ये हैंड रिटन नोट्स हमारे जो कंसाइज फॉर्मेट में आपको दिए गए हैं। इन बुक्स को आप सिंपली ऑर्डर कर सकते हैं जय अकेडमी के इस वेबसाइट पे जाके या एप्लीकेशन पे जाके। ये सारी बुक्स आपको आपके घर में आपके बैचेस के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, बिना किसी पैसे के। एक भी पैसा आपको नहीं देना, डिलीवरी चार्ज भी नहीं देना। बस अगर आप तैयारी कर रहे हैं एम्स की तो यू कैन जॉइन योर एम्स उम्मीद बैच। दिस बैच में आपको ये बुक्स तो मिल ही रही है, इसके अलावा आपको 251 की टेस्ट सीरीज प्रॉपरली मिल रही है, और एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो आपके सिलेक्शन को बहुत शानदार तरीके से बढ़ा देगी आपके मार्क्स में। और आप भी चाहते हो कहीं ना कहीं ये रैंक लेके आना, इन बच्चों की तरह अपनी फोटोज को यहाँ लेके आना कि यार हम एक स्टेट लेवल पे, हम एक नेशनल लेवल पे रैंक लेके आए, एक बेहतरीन कॉलेज लेके आए। कर सकते हैं आप, इजीली पॉसिबल है ये चीज़ें। बस आपको यही चीज़ें तो करनी है जो आपके रिवीजन को और इन्हांस करेगी। अब सबसे पहली चीज़, रिवीजन अगर सिलेक्शन दिला रही है तो कैसे रिवीजन करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, आप रिवीजन की आदत डेली भी डालो और वीकली भी डालो। आपने अगर मेरे वीडियोस को पहले भी देखा है तो मैं हमेशा बताता हूँ कि अपने दिन का 15 मिनट पर चैप्टर का रिवीजन प्लान करो, और आप इसको मॉर्निंग 1 घंटा और लेट नाइट 1 घंटा, ये 2 घंटे जिस बच्चे ने निकाल दिए उसका पॉसिबल ही नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हो। ये 2 घंटे निकालना है सिर्फ आपको। इसमें आपको 15-15 मिनट एक एक चैप्टर्स को देने हैं। हमेशा ध्यान रखना, चाहे कितना ही बड़ा चैप्टर क्यों, आप स्पीड में भागो लेकिन अपने दिमाग में चीज सेट कर लो, 15 मिनट से ज्यादा मुझे नहीं देना है। आप रिवीजन कर रहे हो, पहली बार में आपको हो सकता है 30 मिनट लगेंगे, दूसरी बार में आपको 20 मिनट लगेंगे, लेकिन जब आप तीसरी बार रिवाइज कर रहे होगे तो आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, आप खत्म कर जाओगे। और यही चीज आप सोचो, अगर 10 से 15 मिनट में आप रिवीजन कर रहे हो, 2 घंटे आप रोज दे रहे हो, तो आप रोज के 8 चैप्टर रिवाइज कर रहे हो। डेली 8 चैप्टर्स। डेली 8 चैप्टर्स का मतलब है विद इन 10 डेज आपने पूरा सिलेबस रिवाइज कर दिया है। विद इन अ मंथ आप 3 बार अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। विद इन अ 6th मंथ आप 18 बार अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो। और ये चीजें पॉसिबल है, बच्चा करता है, जो रैंक लेके आता है वो ये करता है। और आपको पता है जय अकेडमी इस बार रैंक के लिए भाग रही है, तो ये चीजें आपके लिए ही की गई है, पॉसिबल है, फिजिबल है।
बस आप टेस्ट को दो, अपनी गलतियों को सुधारो, क्योंकि आपको जो 250 टेस्ट दिए गए हैं वो इसी चीज़ के लिए दिए गए हैं कि आप अपनी उन गलतियों को सुधारो। आप उन गलतियों को सुधारोगे तो डेफिनेटली आपकी गलतियां आप एग्जाम में नहीं करोगे और उससे आपका स्कोर इनहेंस होता चला जाएगा। ये चीज़ें करनी है आपको। 250 प्लस टेस्ट दिए गए हैं सेलेक्टेड मैनर के अंदर, जिसमें आपको 200 टेस्ट अलग हैं आपके टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, और 50 टेस्ट आपके अलग हैं मॉक टेस्ट। इसमें आपके एडिशनल सब्जेक्ट जीके वगैरह के टेस्ट भी मैंने इंक्लूड किए हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए ही है, एग्जाम ओरिएंटेड है सारी चीज़ें। बस आपको स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक एरियाज जो टेस्ट के बाद में आपको पता चलेगा उस पर काम करना है कि यार ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरियाज है, तो बस उसको मेंटेन करो। अब उसको मेंटेन कैसे करना है? क्या अब हमें वापस से रीड आउट करना है? नहीं, आपको क्या करना है, अब आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है उसकी। जो एमसीक्यूज आपके राइट हो रहे हैं, अच्छा चल रहा है, जो गलत हो गए सिर्फ उस टॉपिक को रीड कर लो। ये ही दो चीज़ें करनी है आपको। और जो वीक एरियाज हैं उनको क्या करो, आप एग्रेसिवली अटैक करो। एग्रेसिवली अटैक करने का मतलब क्या, अभी आपके इसमें समय है, आप बैठ जाओ उस पर। यार मुझे ये रोटेशन टॉपिक समझ में नहीं आया, मैं 1 हफ्ता दूंगा इसको, लेकिन मजा ले 1 हफ्ते बाद में एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाए, चाहे वो थ्योरेटिकल आए चाहे न्यूमेरिकल आए। यकीन मानना ये 1 हफ्ता आपका दिया हुआ वर्थ इट है। आप जब ये चीज आपके मन में आए, आपको लगता है यार 1 हफ्ता में एक चैप्टर को दूंगा और बाकी कब करूंगा, अरे बाकी करने कहाँ है? क्या वीक एरियाज ज्यादा होते हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज ज्यादा होते हैं? अब अपने आप से पूछो। अगर 50-50 भी है तो सोचो 50% तो कम हो गया ना हमारे पास। सिलेबस का आधा हिस्सा 79 चैप्टर्स हैं, आपके पास में 40 चैप्टर्स हैं जहां आपको ध्यान देना है, बाकी 40 तो आप कर चुके हो। तो इसीलिए इन चीजों को ध्यान दो कि आप प्रॉपर्ली वीक एरियाज पे काम करो, ताकि वो इक्वली आपके मार्क्स को लेके आ पाए। हाँ, अगर कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि यार ये को तो समझ में ही नहीं आ रहा, 10 बार पढ़ चुका हूं, तो आप उसको कंप्लीटली स्किप कर दो। 100 में से 100 लाने पर भी दिल्ली एम्स मिलेगा और 90 लाने पर भी दिल्ली एम्स ही मिलेगा। तो यानी 10 टॉपिक का हमारे पास मार्जिन है, हम उनको साइड में रख सकते हैं। तो उन टॉपिक्स को ऐसे तरीके से आप छांट लो। जनरली एक बच्चे की जो कमियां हैं वो क्या होती है कि वो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता। अगर आप रियलिस्टिक चलोगे, अपने प्लान को रियलिस्टिक रखोगे, टू डू लिस्ट के अंदर उन 3 चैप्टर्स के या 3 टॉपिक के नाम रखोगे, तो वो चीज़ें अपने आप रियलिस्टिक होगी। आपकी ग्रेजुअली चीज़ों को बढ़ाते चलो। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो रिवीजन को अपने डेली स्केड्यूल में जरूर डालो बेटा। उसके बाद में आपके टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे तो इट्स अ सीरियस इशू। तो कभी आप ये सोचते हो कि यार आज 40 नंबर आ जाए, कल मेरे को 90 नंबर चाहिए, नहीं, दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। आज 40 आए ना तो आप उसको 42 45 पे लेके आओ। इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ाओ, क्योंकि आज हमारे पास समय है, हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप जितना जल्दी चढ़ाओगे मार्क्स को, उतना ही जल्दी वो डाउन भी आ जाएंगे। तो इसलिए धीरे धीरे अपने मार्क्स को बढ़ाते चलो। अपने वीक सब्जेक्ट पे काम करो। जनरली बच्चा वीक सब्जेक्ट पे काम नहीं करता, उससे भागता है। अपने बैकलॉग्स को कवर करो। और कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि बैकलॉग को कवर करने के चक्कर में अपने करंट को ही अपना बैकलॉग बना देते हैं, करंट पढ़ते ही नहीं है। इस चीज का बेनिफिट आपका ये है कि एकेडमी पे आपके बैकलॉग को हम खुद कवर करवाते हैं, खुद पढ़ाते हैं आपको सब कुछ वापस से। फिजिक्स का जो डर है आपको, वो हम फेस करवाते हैं। फिजिक्स के जो महारथी आपको पढ़ा रहे हैं और इस लेवल पे जाके आपको पढ़ा रहे हैं चीजें, कि चीजें फिजिक्स की बहुत आसान होती है। एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो वो पढ़ाए नहीं और वो आपके एग्जाम में आ जाए। इसके अलावा सबसे पहली चीज होती है, जब हमारे मार्क्स कम आते हैं हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। इस चीज को दूर करने के लिए आपको टॉपिक वाइज टेस्ट हमने डिजाइन किए हैं डीटीएस के नाम से। तो बायो डीटीएस, केमिस्ट्री डीटीएस, बायोकैम डीटीएस, इसमें आपके फिजिक्स पंच, केमिस्ट्री और बायो, इनके अलग अलग सेपरेट चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, जिससे आपका पूरा सब्जेक्ट एक साथ तैयार कर दूंगा मैं। और फिर हम मॉक टेस्ट की तरफ उतरेंगे। तो ये पूरी चीज़ें जो आपकी कमियां हैं, उन कमियों को मैंने दूर किया है, सॉल्यूशंस को मैंने निकाला है, ताकि आप अपने स्कोर को बहुत अच्छे तरीके से इन्हेंस करें और अपने एम्स एग्जाम को क्रैक करें बेहतरीन रैंक के साथ में। तो आने वाले 6 महीनों में प्रॉमिस करिए कि आप उस तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं। और अपने ड्रीम कॉलेज का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना, ताकि वो हमेशा आपके माइंड में रहे कि मैंने वहां लिखा था, मुझे उस कॉलेज को हासिल करना है।